नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑनलाइन ज्ञान हिंदी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। देखिए विद्यार्थियों, एक आरोह पुस्तक है, उसकी एक सीरीज चल रही है और उस सीरीज में हम आज पढ़ते हुए आ गए हैं बादल राग रचना पर। बादल राग रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। निराला जी के संदर्भ में बात करें तो इनका जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था और 1961 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। देखिए निराला जी के पक्ष में 3 तथ्य मिलते हैं। कई तो ये कहते हैं इनका जन्म 1897 ईस्वी को महिषादल पश्चिम बंगाल में हुआ था। ऐसे ही कोई 1898 कहता है और कुछ विद्वान ऐसे हैं जो 1899 सही उत्तर इसका मानते हैं। तो असल में अगर देखा जाए तो 1898 है वो इसका सही उत्तर माना जाना चाहिए, लेकिन आरोह है पुस्तक को देखते हुए और इसका निराला जी के जन्म के विषय में 1899 है ये उचित है, अर्थात हमें 1899 है वो सही उत्तर मानना है। बात करते हैं पाठ के पृष्ठभूमि की। तो बादल राग कविता इनके एकमात्र जो काव्य संग्रह है जो बहुत अधिक प्रसिद्ध हुआ, उस काव्य संग्रह का नाम है अनामिका। उस अनामिका काव्य संग्रह से लिया गया है। अनामिका काव्य संग्रह में ये 6 खंडों में प्रकाशित हुआ। यहाँ उसका बादल राग कविता का 6ठा खंड है वो लिया गया है। कहते हैं क्या है बादल राग रचना कि लघु मानव यानी आम आदमी के दुख से त्रस्त कवि है। यहाँ बादल का आह्वान क्रांति के रूप में कर रहा है, क्योंकि विप्लव रव में छोटे ही शोभा पाते किसान मजदूर की आकांक्षाएं बादल को नवनिर्माण के राग के रूप में पुकार रही हैं। क्रांति हमेशा वंचितों का प्रतिनिधित्व करती है। इस अर्थ में भी छोटे को ही देखा जाता है, यानी जो वंचित और गरीब व्यक्ति होते हैं वो क्रांति का आह्वान करते हैं। आगे अगर हम देखें तो अट्टालिका नहीं है रे, इसमें भी वंचितों की पक्षधरता की अनुभूति देखने को मिलती है। यानी अट्टालिका होती है भवन के ऊपर जो भवन बना होता है उसको अट्टालिका कहते हैं। आगे निराला जी कहते हैं कि बादल के अंग अंग में बिजलियां सोई हैं, वज्रपात से उनके शरीर आहत भी हो तो भी हिम्मत नहीं हारते, बार बार गिरकर उठते हैं गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर। ये बादल दरअसल वीरों का एक परमत दल दिखाई देते हैं। चूँकि ये विप्लव के बादल है इसलिए गर्जन तर्जन इनमें अमोद होती है, अर्थात गर्जना और बरसना इसमें भयानक होता है। फिर बात करते हैं, गर्मी से तपी झुलसी धरती पर क्रांति के संदेश की तरह बादल आए हैं। हर तरफ सब कुछ रूखा सूखा और मुरझाया सा है और अकाल की चिंता से व्याकुल किसान हाड मात्र ही उनके शेष रह गई हैं। जीर्ण शरीर तरस्त नयन मुख, पूरी धरती का हृदय है वो दग्ध है, जला हुआ है। ऐसे में बादल का आह्वान प्रकट होना चाहिए। प्रकृति में और जगत में कैसे परिवर्तन घटित होता है, कविता इन बिंबों के माध्यम से इसका अत्यंत सहजल और व्यंजक संकेत है वो करती हैं। कहते हैं कि धरती के भीतर सोए अंकुर नवजीवन की आशा में सिर ऊंचा करके बादल की उपस्थिति है वो दर्ज कर रहे हैं। क्रांति जो हरियाली लाएगी उसके सबसे प्रफुल्ल और उत्फुल्ल धारक नए पौधे यानी छोटे बच्चे ही होंगे। समीर सागर के विराट बिंब से निराला की कविता शुरू होती है और ये इकलौता बिंब है जो विराट और व्यंजक है कि निराला का पूरा व्यक्तित्व है इसमें उमड़ता घुमड़ता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करते हैं तो इस तरह ये कविता लघु मानव की खुशहाली की राग बन गई है। इसलिए बादल राग कविता एक और जीवन निर्माण के नए राग का सूचक है तो दूसरी ओर भैरव संगीत का जो नव निर्माण का कारण बनता है। देखिए विद्यार्थियों, इसमें बादल राग कविता के माध्यम से कवि है वो क्रांति को आह्वान करता है। कहते हैं कि वंचित और शोषित पीड़ित जो लोग हैं वो क्रांति का आह्वान करते हैं और क्रांति होती है तो पूंजीपति वर्ग का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। ऐसे ही
अगर बादल राग कविता में एक बादल की तरह इसको देखा जाए तो किसान हैं वो खेती के लिए इसका आह्वान करता है कि अगर भयानक यहाँ वर्षा होगी तो बड़े बड़े पेड़ हैं वो टूट टूट करके धराशायी हो जाएंगे और छोटे पौधे हैं उन्हें जीने का मौका मिलेगा। तो दो अर्थ है इस कविता के एक साथ चल रहे हैं। देखिए आगे ऊपर हमने जो कुछ भी बातें पढ़ी ये बादल राग कविता का एक उद्देश्य स्पष्ट करती है कि बादल राग कविता असल में है क्या। निराला जी की रचनाओं के संबंध में बात करें तो इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं देखने को मिलती है, जिसमें है अनामिका है, परमिल है, अनामिका है, परमिल है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो गीतिका है, बेला है, नए पत्ते हैं, अणिमा है, तुलसीदास है, कुकुरमुत्ता है, ये इनके कविता संग्रह है। चतुरी चमार, प्रभावती, बिल्लेसुर बकरिया, चोटी की पकड़, काले कारनामे, ये इनके गद्य हैं। समनव्य और मतवाला ये इनकी पत्रिका है। आज तक जितना भी इतिहास इनका अर्थात निराला ने जितना भी काव्य लिखा वो निराला रचनावली के नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। प्रश्न पूछा जा सकता है इनमें से। अब इनमें से कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जिनके संदर्भ में अगर हम बात करें तो तीर्ति है समीर सागर पर, अस्तर सुख पर दुख की छाया, यहाँ से लेकर के और गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर, यहाँ तक की व्याख्या हम करने जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले तो प्रसंग होता है। प्रसंग में हमें क्या लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित त्रिपाठी निराला द्वारा रचित बादल राग रचना से लिया गया है। और अगर ये पूछे ये बादल राग रचना ये कहाँ से ली गई है, इनके किस काव्य संग्रह या कविता संग्रह से ली गई है, तो ये ली गई है उनके अनामिका काव्य संग्रह से। चलिए फिर प्रसंग में देखते हैं कि इसमें कवि बादल का आह्वान क्रांति के रूप में कर रहे हैं। बादल नव जीवन नव क्रांति के प्रतीक होते हैं, हमेशा नया जीवन और नई क्रांति के प्रतीक होते हैं। कहते हैं, व्याख्या करते हैं इसकी। कवि निराला बादलों को क्रांति का प्रतीक मानते हुए नवजीवन का आह्वान कर रहे हैं। वो कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि हे क्रांतिकारी बादल, तुम वायु रूपी सागर के वक्षतल पर, अर्थात यहाँ रूपक अलंकार है, वक्षतल कहते हैं उसकी छाती को, विचरण करने वाले, कभी स्थिर न रहने वाले सुखों पर दुख की छाया बन करके और मंडराने वाले परिवर्तनकारी बादल हो। अर्थात कभी एक जगह सुख नहीं रहता तो कभी एक जगह दुख नहीं रहता, वो परिवर्तन होता रहता है। तो कहते हैं ये परिवर्तनकारी बादल हैं। निर्दयी विनाशकारी माया के समान जो इच्छाएं इस संसार में पूरी तरह से फैली है, तेरी युद्ध की नौका है, मनुष्य की इच्छाओं और आकांक्षाओं से भरी हुई है। तेरे बादलों की गर्जन से पृथ्वी के हृदय में नवजीवन की आशा लिए हुए अपना सिर ऊंचा कर जागृत अवस्था में सुप्त अंकुर, यानी अब तक जो बीज पृथ्वी के गर्भ में सोए थे, वो अब इन क्रांति लाने वाले बादलों की ओर अपना मुख करके देख रहे हैं। कवि निराला बादल को विश्व में परिवर्तन लाने की शक्ति संपन्न और क्रांति का प्रतीक मान करके उसे संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बादल, तुम बार बार भीषण गर्जना करके और घनघोर रूप से धरती पर वर्षा करता है, तो तेरी बिजली की भयंकर कड़क को सुन करके भय त्रस्त सांसारिक लोग अर्थात पूंजीपति वर्ग के लोग अपना हृदय थाम लेते हैं, वे घबरा उठते हैं। संकेत यह है कि सामाजिक क्रांति के उद्घोष को सुन करके और पूंजीपतियों के हृदय हैं वो भयभीत होने लगते हैं और उन्हें अपनी सत्ता है वो डगमगाती हुई दिखाई देती है। देखिए यहाँ पर कवि ये कहना चाहता है कि हे बादलों, तुम्हारे हृदय में बिजली सोई हुई है, अर्थात तुम भयानक गर्जना के साथ भयानक वर्षा करते हो, तो इस संसार के पूंजीपति वर्ग के लोग हैं वो बहुत अधिक भयभीत हो जाते हैं। उनको ये लगता है कि अगर संसार में फिर से क्रांति होगी तो हमारी जो सत्ता है वो डगमगा जाएगी, अर्थात हमारे जो उद्योग धंधे हैं वो चौपट हो जाएंगे। निराला आगे कहते हैं कि हे वीर बादल, तुम अपने बिजली रूपी वज्रपात से ऐसे सैकड़ों लताओं और वृक्षों को सह शरीर तोड़ता फोड़ता हुआ धरती पर सुला देता है। कहते हैं
कि जब भयानक वज्रपात होता है अर्थात बिजली का भयानक प्रहार होता है तो इससे पृथ्वी के ऊपर बड़े बड़े जितने भी पेड़ हैं वो धाराशायी होकर के ज़मीन पर आकर के गिर पड़ते हैं। जो अपनी ऊंचाई पर अब तक गर्व कर रहे थे, असीम आकाश को छूने की कोशिश में लगे हुए थे, यानी ऐसे बड़े बड़े पेड़ टूट करके ज़मीन पर गिर जाते हैं जो अभी तक आसमान को छूने की होड़ लगाए हुए बैठे थे, अर्थात वो आसमान को छूना चाहते थे। बात करते हैं इस व्याख्या के कुछ विशेष की, तो यहाँ तत्संप्रदान खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। शब्दावली तत्संप्रदान ओजस्वी शब्दावली है, ओज गुण है इसमें, और शब्द बिंबों का प्रयोग किया गया है। लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति इसमें देखने को मिलती है। मानवीकरण, अनुप्रास और एक अलंकार और है जिसका नाम है रूपक अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग इस कविता में किया गया है। व्याख्या दूसरी करते हैं। हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, संशय अपार, हिल हिल खिल खिल, हाथ मिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव में छोटे ही शोभा पाते। यहाँ से लेकर के और सुकुमार शरीर तक, यहाँ तक की व्याख्या है उसको हम एक साथ कर रहे हैं। देखिए इसमें संदर्भ तो वही रहेगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना अनामिका काव्य संग्रह की कविता बादल राग से लिया गया है, ये हमें लिखना है। उसके बाद में हम लिखते हैं प्रसंग। प्रसंग क्या है? इसमें कवि ने हरी भरी धरती व खिलते फूलों द्वारा बादल का आह्वान तथा क्रांति से पूंजीपतियों में भय एवं निर्धन गरीबों में हर्ष की लहर है उसका वर्णन किया है। कवि यहाँ व्याख्या करते हैं हम। कवि कहता है कि क्रांति के वर्षण और गर्जन से पूंजीपति न केवल घबराने लगते हैं अपितु जीवन को व्यर्थ मान करके धाराशायी होने लगते हैं। उन सभी पूंजीपतियों को गर्भान्वित वृक्षों की भांति पृथ्वी पर गिरते हुए देख करके छोटे पौधे रूपी दलित वर्ग के लोग हैं वो हंसने लग जाते हैं, उनके विनाश से जीवन प्राप्त करते हैं और इसी कारण अत्यधिक हरियाली से प्रसन्न होकर के और वे नए पत्ते रूपी अपने हाथों को बार बार हिला रहे हैं और तुम्हें अर्थात पृथ्वी की ओर आने के लिए बादलों को आमंत्रित कर रहे हैं। तेरे द्वारा क्रांतिकारी भयंकर ध्वनि करने से दलित वर्ग रूपी छोटे लता वृक्ष तो प्रसन्न होते ही हैं और वे सदा ही शोभा को भी प्राप्त होते हैं। कवि पूंजीपतियों के बड़े बड़े भवनों को देख करके कहते हैं कि ये ऊंचे भवन उनके बनाए हुए हैं, वे अपनी ऊंचाई के द्वारा गरीब व निर्धन लोगों को भयभीत करते हैं। इन भवनों की ऊंचाइयों में ही उनमें डर भर देती हैं और इन्होंने गरीबों के शोषण से ऊंचे भवन निर्मित किए हैं। वर्षा से जो जल प्लावन अर्थात बाढ़ आता है उसका सबसे पहले अधिकार ये होता है कि वो कीचड़ को अपने साथ भाग करके ले जाता है। छोटे से कमल के फूलों से उस जल को स्पर्श कर और भी आनंदित होते हैं। गरीब रोग व्याधि दुख पीड़ा सभी में समान स्थिति में रहता है, जबकि पूंजीपति सदैव अपने शोषण से उत्पन्न क्रांति के कारण भयभीत हो जाते हैं। फिर इसके विशेष के विषय में बात करें तो इसमें सबसे पहले तो भाषा खड़ी बोली हिंदी का सुंदर प्रयोग किया गया है। बिंबात्मक और चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। मुक्त छंद इसमें है जो निराला के द्वारा दिया गया था, जिसको रबर और केंचुआ छंद कहते हैं, और ओज गुण इस कविता में देखने को मिला। आगे लास्ट और अंतिम कविता है इसकी, रुद्र कोश है शुद्ध तोष है, यहाँ से लेकर के हे जीवन के पारावार, यहाँ तक हम इसकी व्याख्या करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें संदर्भ लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य संग्रह अनामिका की कविता बादल राग से लिया गया है। फिर हमें प्रसंग लिखना है कि इसमें कवि ने बादलों के से क्रांति का आह्वान तथा किसानों के द्वारा बादलों को बुलाए जाने का बहुत सुंदर वर्णन किया है। कवि निराला कहते हैं कि शोषक वर्ग का विनाश आवश्यक है, ये सामान्य जनता का शोषण करते हैं। शोषकों एवं पूंजीपतियों ने जनता के अपार धन का शोषण करके
उसे अपने खजानों में बंद कर रखा है। पूंजीपतियों के द्वारा धन का संचय करने का एक प्रकार से विनिमय की गति बंद करना है। ऐसा करने से गरीब और बहुत अधिक मात्रा में जो गरीब होते जा रहे हैं और पूंजीपति हैं वो अपार धन राशि को इकट्ठा करके बहुत अधिक अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको संतोष इनमें बिल्कुल नहीं है, अर्थात फिर भी संतोष की भावना नहीं है। वे अपनी सुंदर स्त्रियों के अंगों से लिपटे रहने पर भी सदा हैं वो इस आतंक से कांपते रहते हैं, क्रांति के आतंक से कांपते रहते हैं। आगे निराला जी कहते हैं कि हे क्रांति के बादलों, जब तुम भयानक रूप से गर्जना करते हुए तुम्हारे विद्रोह रूपी रथ की ध्वनि सुनकर के पूंजीपति वर्ग भयभीत हो जाता है, अपने नेत्रों और मुख को अपने हाथों से ढक रहा है। भयभीत होने के कारण वह अपने मुख और अपने आंखों को अपने हाथों से ढक रहा है। हे बादलों, जीर्ण शरीर और जर्जर भुजाओं वाला दुर्बल शरीर वाला किसान बड़ी आतुरता से तुम लोगों को बुला रहा है। ये नवीन शक्ति और सामाजिक क्रांति से संपन्न बादल, शोषित किसी कृषक जो वर्ग है उसका इतना शोषण हो गया है कि अब उसके शरीर में केवल हड्डियों का कोई ढांचा बचा है और पूंजीपतियों ने उसका सारा जीवन का रस है वो चूस लिया है। अब हाड़ मात्र ही उसके जीवन का आधार बनकर रह गया है। ऐसी अवस्था में तुम इसके जीवन दाता हो। ये जीवन रूपी जल के सागर, तुम ही ऐसे शोषितों को शोषण से मुक्ति दिला करके बचा सकते हो। अब कहते हैं आगे, उसके जीवन में अपनी वर्षा रूपी क्रांति से परिवर्तन ला करके और क्या कर सकते हो, संरक्षण कर सकते हो। इसके विशेष के संदर्भ में बात करें तो तत्सम प्रधान खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। बिंबात्मक और चित्रात्मक शैली का बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है। कवि ने बादलों के माध्यम से नव क्रांति की बात की है, जिसमें गरीबों एवं शोषित व्यक्तियों को क्या मिल सकेगा, न्याय मिल सकेगा। तो ये हो गया अपना पाठ पूरा। किसी ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगामी जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।